एंड इन दिस प्राइमरी सेल वॉल, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है, इन दिस प्राइमरी सेल वॉल मटेरियल डिपोजिशन टेक्स प्लेस. मटेरियल, व्हाट काइंड ऑफ मटेरियल इज देयर? दो तीन बातें और हमें ऐड करनी है इस सेल वॉल वाले पॉइंट के अंदर. आप लोग तैयार हैं? आवाज आ रही है, सुनाई दे रहा है बच्चों सभी को? यस सर. यस सर. हाँ, तो चलिए अब हम बात कर रहे हैं कि प्राइमरी सेल वॉल. हाँ बेटा जाना है? हाँ जाते रहो, कोई. प्राइमरी सेल वॉल में हमने मटेरियल कल ऐड किया था कि सेल्यूलोज और पैक्टिन इज देयर एंड सेल इन प्राइमरी सेल वॉल cellulose molecules deposit in the form of. सर टेस्ट में ये पूरा चैप्टर आएगा? नहीं बच्चों, जहां तक हम पढ़ेंगे वहां तक आएगा, पूरा चैप्टर नहीं आएगा. इनफैक्ट थोड़ा कम ही आएगा, बिकॉज उन बैचेस में उतना नहीं हुआ होगा, तो आप इससे पहले वाला कंटेंट ज्यादा आएगा. ओके. तो इन प्राइमरी सेल वॉल सेल्यूलोज मॉलिक्यूल्स डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ माइक्रो और मैक्रोफिब्रिल्स. माइक्रो और मैक्रोफिब्रिल्स, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों. व्हाट आर माइक्रो एंड मैक्रोफिब्रिल्स? aggregation of cellulosic molecules called micro or macrofibrils. Is there any confusion? बात समझ आ रही है बच्चों कि माइक्रो और मैक्रोफिब्रिल क्या होते हैं? लाइक जब हम बात कर रहे हैं कि सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ पैक्टिन एंड सेल्यूलोज, तो उसमें पैक्टिन और सेल्यूलोज का डिपोजिशन किस फॉर्म में होता है, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है. तो यहाँ पर पैक्टिन एंड सेल्यूलोज डिपॉजिट्स इन द फॉर्म ऑफ माइक्रो मैक्रोफिब्रिल्स, स्पेशली cellulosic molecules. Certain number of cellulose molecules aggregate first and form microfibril, and the further next degree of aggregation is called as macrofibril. So micro and macrofibrils are there in primary cell wall. Any confusion? Even in secondary cell wall. बच्चों, तीनों बच्चों को समझ आ गया? ओजस्वी, खुशी, ख्वाहिश? यस सर. एंड एक होता है if material deposits in the form of granules, if there is a granular deposition. अगर कभी बच्चों ग्रेन्यूल की फॉर्म में डिपॉजिट होता है तो दिस इज कॉल्ड एज in any of case if there is a granular deposition, this is called as intussusception. What is intussusception? Wall material in primary cell wall, materials in primary cell wall mainly deposits in granular manner. This is called intussusception. Double S आएगा. This granular deposition is called as intussusception. And secondary cell wall materials are cellulose and lignin mainly. And other components like tannin, etc. are also common. बच्चों, सेकेंडरी सेल वॉल में आप लोगों को ये समझना है कि सेल्यूलोज तो होता ही है और इसके अलावा टैनिन एटसेट्रा भी कॉमन होते हैं. एंड द वॉल मटेरियल डिपोजिशन, वॉल मटेरियल्स
depositions takes place in the form of layers. लेयर्स की फॉर्म में डिपॉजिट होते हैं बच्चों, एंड दिस इज कॉल्ड एज accretion और apposition. इसको क्या कहते हैं? accretion और apposition. बात समझ आ गई बच्चों? accretion और apposition मतलब जब लाइक अगर यहाँ पे ये प्राइमरी मिडिल लेमेला है, मिडिल लेमेला के दोनों तरफ प्राइमरी सेल वॉल डिपॉजिट होता है, then the wall material of primary cell wall usually deposits in the form of granules. This is granular deposition and called as intussusception. And when it is about the secondary wall material, secondary cell wall material, then wall layers are formed. This is called as apposition or accretion. Yes, everyone is getting? समझ आ रहा है बच्चों accretion क्या होता है? Yes, sir. ठीक है, और एक और एडिशनल नोट आप ऐड करना, इन जिम्नोस्पर्म समटाइम्स इन जिम्नोस्पर्मिक ट्रैकीड्स, इन जिम्नोस्पर्मिक ट्रैकीड्स sometimes tertiary cell wall is also observed. Tertiary cell wall is also observed. चलिए लिख लीजिए. डन? लिख लिया? Yes, sir. ओके. नाउ द नेक्स्ट मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, तो अच्छे से आप समझिएगा. सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेमा, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, प्रोटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, ऑल आर सेम.
cell membrane or protoplasmic membrane. Or sometimes called plasma lemma. Lemma or plasma membrane. Plasma membrane. Outermost covering or boundary of protoplasm is called as plasma membrane or cytoplasmic membrane. थोड़ा सा समझना जरूरी है बच्चों, पहले सभी लोग अच्छे से देख लीजिए. If it is about plasma membrane, this is limit of protoplasm and it should be selective permeable or impermeable or totally permeable. कैसा नेचर इसका होना चाहिए? यस बताओ बच्चों. नेचर वाइज इट शुड बी selectively permeable और dynamic layer है. Covering of protoplasm which is selectively permeable. Selectively permeable called plasma membrane. What is the meaning of selective permeability? On the basis of permeabilities, you can classify like this: total permeable, complete permeable membrane, type 1, semi-permeable, type 2, selective permeable, impermeable. I think you are aware about the solution is composed of two things mainly, solute and solvent. सभी को पता होता है. And if there is a classification of membrane on the basis of their ability to make movement within the membrane or from one side of membrane to other side of membrane, we can classify membrane into 4 categories. If any of membrane is not permitting movement of solute as well as solvent, it is totally impermeable. Are you realizing meaning of impermeable? If what is impermeable? If solvent, yes, am I audible clearly बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Okay. If solvent Yes, and okay, if solvent and solutes both cannot pass across the membrane, this is called as impermeable. ये clear हुआ? And what is total permeable? If solvent and solute both can pass, solvent and solute both can pass easily, calls total permeable. Any confusion? अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं तो क्यूटिकुलराइज्ड और सुबेराइज्ड वॉल can be examples of impermeable membranes. अगर हम बात करते हैं टोटल परमिएबल मेम्ब्रेन, तो ये तो कोई भी फिल्टर हो सकता है जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों पास हो सकते हैं, उसको हम टोटल परमिएबल कहते हैं. बच्चों आपको ये बात समझ आ रही है? अगर Yes, sir. सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों इजीली across the membrane can pass, this is total permeable or impermeable? Semi-permeable. If solute and solvent both can pass, that is total permeable. And if both cannot pass, this is impermeable. And what is semi-permeable? If only solvent can pass. If only solvent can pass, but solute cannot. But solutes cannot.
So this is called as semi permeable. Are you getting the meaning of semi permeable? बच्चों समझ आ रहा है? सोल्यूट पास हो सकता है, only solvent can pass. This is called as semi permeable. And selectively permeable if solvent and some selected solutes also can pass. This becomes selective permeable. Then your biotic membranes, your mitochondrial membrane, your cell membrane, your plasma membrane, or the membrane of ostrich egg cell, all are totally permeable, semi-permeable, selectively permeable. Then are selectively permeable. Selective permeable is also called as differentially permeable. And earlier the membranes were believed as semi-permeable. So there is no problem. अगर कहीं ऐसा क्वेश्चन आता है कि membranes are semi permeable or selectively permeable, the more appropriate answer, more right answer cells are yes, semi or selectively permeable. Selectively permeable. Any confusion, any problem? बात समझ आ गई बच्चों? And there are few example of artificial membrane. Some artificial membrane are the example of semi permeable. Some artificial membranes are semi permeable, like पार्चमेंट मेम्ब्रेन जो होता है बच्चों, वो किस तरह का एग्जाम्पल है? सेमी परमिएबल का एग्जाम्पल है. तो बच्चों एक और पॉइंट हमें यहाँ ऐड करना है. समटाइम्स सेमी एंड सेलेक्टिवली परमिएबल, सेमी परमिएबल और selectively permeable terms are applied in synonymous manner. ये बात याद रखना बच्चों, कभी कभी सेल के कॉन्टेक्स्ट में ये बोल देते हैं, रियल में तो होती है सेमी परमिएबल, रियल में तो होती है सेलेक्टिव परमिएबल, लेकिन हम कई बार सेमी परमिएबल भी बोल देते हैं. तो क्या आप डिफरेंस समझ पा रहे हैं कि सेमी और सेलेक्टिवली परमिएबल में एप्रोप्रिएट डिफरेंस क्या होता है, सही अंतर क्या होता है? यस, exactly. Some selected solute also can pass. Like if there is cyanide out of cell, then cyanide should pass or should not pass? साइनाइड पास होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए. पॉइजनिंग है, सेल पॉइजन कर सकता है. तो इस वजह से कुछ सेलेक्टेड सोल्यूट सेल हैज सम एबिलिटी, इवन द मेम्ब्रेन हैज एबिलिटी टू आइडेंटिफाई द मिनरल्स और थिंग्स व्हिच आर डिजायर्ड इनसाइड. तो मेम्ब्रेन में ओवरऑल एबिलिटी होती है. समझ गए बच्चों? यस सर. देन सर बायोटिक मेम्ब्रेन, यस, एक और बात जो बता आपने देते हैं. साइड पे लिखा हुआ है वो विजिबल नहीं है. ओके, यूकैरियोट की बात नहीं है. इम्परमिएबल तो एक आर्टिफिशियल, कभी कोई सेल अगर उसके ऊपर वॉल डिपोजिशन कुछ एक्स्ट्रा है तो वो इम्परमिएबल हो जाता है. अब विजिबल है बच्चे?
आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज membranes are biotic membranes are dynamic and differentially permeable interactive layer of protoplasm. देखिए बच्चों, हम इसको डायनामिक क्यों कहते हैं? Because this membrane has ability to identify things. Wall cannot identify. पहली बात तो ये समझना है बच्चों, wall if it is simple wall not covered by cuticle or not covered by any kind of suberin covering etc., then wall remain totally permeable. And a wall get covered by a particular additional layer, cuticle or suberin etc., then it becomes partially permeable or half permeable etc. But when we are taking membranes, then membranes are differentially permeable, half permeable, semi-permeable. So how we can define that thing semi-permeable, etc. Semi-permeable को हम कैसे बता सकते हैं, ये आपको समझना है. तो semi और not semi-permeable, exactly selectively permeable, because membrane is able to identify things desired or not desired inside the cell. That's why this is dynamic property. It is not only to call dynamic, because membrane also can help in maintaining of mediation during gametic fusion or during fusion of cells. Like, are you aware about the formation of tissues? Then when there is a formation of tissue, then similar type of cells or may sometimes just a similar type of cells aggregate. This aggregation requires some identification from cell to cell. One cell should identify other cell to make that tissue. And that identification center or that identification mechanism or process is maintained by or provided by this membrane component. That's why membrane becomes dynamic. जब तक बच्चों आप मेम्ब्रेन के डायनामिक नेचर को नहीं समझोगे तब तक हम ऐसे ही बोलते रहेंगे. समझ आ जाए तो आप बोल देना, तब हम रुक जाएंगे. What is the meaning of dynamic nature? If membrane can make a decision of intake of substance, this is dynamic nature. Membrane can govern, membrane can control the fusion of two cells or can refuse the cell, can refuse the option of fusion. This is dynamic nature. Membrane is able to identify, is it right species sperm, is it right species gamete cell etc. to make fusion. In several contexts we can say here, we can consider here membranes are dynamic and walls are not dynamic. Walls are just giving outermost covering, protecting cells, but they are not capable to make fusion between cells. They are not capable to make the regulated intake of the cell. They are not capable to make the identification during fusion of cells. Then there are several properties of cells performed by cell membrane actually. That's why cell membranes are dynamic structure, are not very static structures. They can even expand, they can even contract, even they can take material in, they can release material out. And there are several properties proposed by cell membrane or biotic membranes. Are you getting this point or not? क्या हुआ बच्चों? Yes, sir. समझ आया भाई? Yes, समझ sir. आया क्या? चलिए, अच्छा हुआ समझ आया. एक बच्चे को समझ आया, दो को बिल्कुल भी नहीं आया, कोई बात नहीं. तो आगे देखते हैं. Biotic membranes contains enzymes well. इनमें बच्चों एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं. ये भी कमाल की बात है कि इनमें एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं. तो ये एंजाइमेटिक एक्टिविटी भी परफॉर्म करती हैं. बायोटिक मेम्ब्रेन्स, और इट इज अबाउट द सेल मेम्ब्रेन,
is actually an elastic structure, an elastic component, an elastic component. एक इलास्टिक कंपोनेंट है elasticity of membrane gives an ability of contraction and expansion of cell. So cells can make contraction, cells can make expansion, etc. because there is an elastic layer. Elastic layer होता है बच्चों. हो गया बच्चों क्लियर? आगे चलें. कुछ समझ आ रहा है? डन? चेंज करें? आगे चलें? हो गया. नाउ biotic membranes are chemically composed of mainly proteins and lipids mainly. The trace amount of carbohydrate 1 to 5% trace amount of carbohydrates is also present in membrane. It is 1 to 5%. 1 से 5% तक बच्चों मेम्ब्रेन में कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट, आरबीसी मेम्ब्रेन is best for study of biotic membranes. For study of biotic membranes,
is it is easily extractable. बच्चों आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता, आरबीसी में दूसरे ऑर्गेनल भी ऑलमोस्ट एब्सेंट होते हैं, तो इसलिए आप आरबीसी मेम्ब्रेन को इजीली बाहर निकाल सकते हैं। इसलिए मेम्ब्रेन, आरबीसी की जो मेम्ब्रेन होती है वो एक बेस्ट मटेरियल है फॉर स्टडी ऑफ मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एक्सेट्रा। आपको स्टडी करना हो तो आरबीसी मेम्ब्रेन इज बेस्ट। समझ आ रहा है बच्चों? Yes, sir. Okay, do you have NCERT book, your textbook right now in your hand? Yes, sir. Then RBC membrane mentioned contains certain percent of proteins and certain percent of lipids. So tell me about the proteins percentage and lipid percentage mentioned in RBC membrane. Yes. 42% क्या है? 52% proteins and 40% lipids. And the rest is carbohydrate etc. दूसरे मटेरियल होते हैं। ये डेटा इस तरह से इंपॉर्टेंट है, रेस्ट इज कार्बोहाइड्रेट एक्सेट्रा। ड्यू टू मेन components proteins and lipids, membranes are also known as called lipoproteinaceous membranes, lipoprotein formed membranes. Several models are proposed to explain structure of membranes or dynamics of membrane. मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए बच्चों बहुत सारे मॉडल्स गिवन हैं, बहुत सारे कंसेप्ट्स गिवन हैं, उनको हमें थॉरली समझना है। Like one is, and even not mentioned in your book. In your book there is one concept only, fluid mosaic model. Then we'll finally explain fluid mosaic concept proposed by Singer and Nicholson. First, there is a model called as lipoidal model. Lipoidal model proposed by Overton. And ये साइंटिस्ट का नेम है पहली बात तो, और दूसरा ये this concept is not accepted. Reason, according to Overton, membranes are composed of only lipids. Is this acceptable? When we are able to extract protein from membrane, then obviously we can't accept membranes are made up of lipid. But sometimes this kind of orthodox concepts are asked in exam in term of scientist name, etc. Then according to this, membranes are made up of only lipids. Membranes are made up of only lipids. Membranes are composed of only
on the lipids. वो कहते हैं लिपोइडल मॉडल, and this is not accepted. Second is unit membrane model. Proposed by Robertson. This unit membrane model is proposed by Robertson. इसको थोड़ा explain करते हैं. It is acceptable. एक मिनट के लिए सुन लीजिए बच्चों. What's the meaning of unit membrane model? According to Robertson, membranes are composed of proteins and lipids, and all the membranes of different organisms, including their organelle membranes, maintaining certain unit structure. That's why concept is called as unit membrane model. थोड़ा समझिएगा बच्चों. When we are trying to find the membrane of prokaryotic cell has similarity with the membrane of eukaryotic cells. When we are trying to find the membrane of even organelle, mitochondrial outer membrane, or even nuclear membrane, or any other organelle membrane, then membrane maintains certain fundamental body or fundamental organization, fundamental structure. That's why the particular type of organization, particular type of construction in membrane is unit structure for all living beings. This is called as, this is described as unit membrane model proposed by Robertson. तो बच्चों membrane का एक structure हम draw कर रहे हैं. एक सैंडविच मॉडल भी है, एक रॉबर्टसन यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल भी है. ये दोनों आप अच्छे से देख लीजिए एक मिनट के लिए. According to Robertson, this is Robertson's unit membrane model. Robertson's unit membrane model. This is inner protein, and here this is outer protein layer. And here this is hydrophobic tail, and this is hydrophilic head. Then a hydrophobic tail and hydrophilic head collectively form phospholipid bilayer. Phospholipid bilayer. Any confusion? Phospholipid bilayer किसको बोलते हैं बच्चों? So on both the sides there are proteins, outer and inner proteins, and protein layers making sandwich type of condition for the centrally present phospholipid bilayer. So each phospholipid molecule, this is a phospholipid molecule. ये बच्चों एक phospholipid molecule है. So in Robertson's unit membrane model, membrane was believed as tri-layer structure
and in center there is a phospholipid bilayer. On both the sides there are membrane proteins, and protein are confined to outer and inner side. Like when we are finding this is membrane, so this membrane has, अब आपने सेक्शन कट कर लिया, इतना पोर्शन कट करके एलोबरेट करके बताया ये, तो इसमें अंदर की तरफ प्रोटीन होता है, बाहर की तरफ प्रोटीन होता है, एंड इन बिटवीन टू प्रोटीन लेयर्स देयर आर phospholipids present. And in phospholipid, each molecule of phospholipid, यहाँ देखिए, is composed of two components. The upper part which is in contact of exterior, यहाँ exterior है तो less or more थोड़ा contact में है, और contacted with the inner cytoplasm are actually hydrophilic or hydrophobic. Hydrophilic. So phospholipid molecule has two components. One is the hydrophilic head and the other is hydrophobic tail. So hydrophobic tails are projected towards each other. वो एक दूसरे की तरफ projected, and the hydrophilic head are contacted with outer and inner environment. And this kind of bilayer on both the sides remain covered with the outer protein and inner protein. And this thing is called as unit membrane structure. Then in biological system, membranes are unit membrane structures. Is there any confusion about the unit membrane structure? बताओ बच्चों. No, sir. बट ये प्रैक्टिकली एक्सेप्टेबल इसलिए नहीं है बिकॉज प्रोटीन्स आर नॉट ओनली कन्फाइंड टू, जस्ट आई एम टेलिंग यू. अभी आप नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट देखेंगे उसमें डिटेल देखने वाले हैं. अकॉर्डिंग टू रॉबर्टसन और अकॉर्डिंग टू अर्ली मॉडल्स, अर्ली कंसेप्ट्स प्रपोज्ड बाय cytologists were based on the presence of protein on outer side or inner side. And according to early concept, there was no explanation about the presence of protein in between phospholipid bilayers. Phospholipid bilayer के बीच में प्रोटीन होने की उपलब्धता या बात नहीं बताई गई थी, जबकि रियल में प्रोटीन यहाँ भी प्रेजेंट होते हैं. ये हम नेक्स्ट मॉडल में देखेंगे. हमें देखना है कि रॉबर्टसन ने यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में क्या खास बात बताई. और आपने ये पूछा ही नहीं बच्चों, नींद आ रही है सब बच्चों को कि ये बाहर क्या है. ये बच्चों ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड है. ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स हैं जो सिर्फ एक्सटीरियर साइड पे प्रेजेंट होते हैं और कलेक्टिवली बनाते हैं ग्लाइकोकैलिक्स. ग्लाइकोलिपिड्स and glycoproteins collectively form glycocalyx. Yes. बॉन्ड, हाँ ये बॉन्ड है, मतलब इनको कनेक्ट करने वाले, ये ग्लाइकोकैलिक्स है. तो बच्चों रॉबर्टसन के यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के अकॉर्डिंग आपकी मेम्ब्रेन और एलिफेंट के लिवर सेल की मेम्ब्रेन, आपके लिवर की मेम्ब्रेन और एलिफेंट के लिवर की मेम्ब्रेन एक ही जैसी है या अलग अलग है? बताओ बच्चों. एलिफेंट नाम सुना है पहले कभी? अरे भाई, हाथी के लिवर की मेम्ब्रेन और आपकी मेम्ब्रेन एक जैसी है, अलग अलग है? ऐसे समझ आएगा आपको. ओजस्वी, देव, ख्वाहिश, खुशी, you have similar membrane like occurring in elephant's liver or different membrane? Sir, According to different. unit certainly different, but you have to consider same when there is a unit membrane model. I'm trying to explain what is the meaning of unit membrane model. Unit membrane model says biotic membranes are similar in different organisms. Even your mitochondrial membrane and your cell plasm, your Golgi body's membrane or your protoplasmic membrane are fundamentally similar. This is unit membrane model proposed by Robertson. खुशी, अब बात समझ आई? Yes, sir. तो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल क्या कहता है ये बताइए. कि दुनिया की जितनी भी मेम्ब्रेन होती है उनकी फिजिकल सिमिलैरिटी, उनकी स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी होती है, यही रॉबर्टसन का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है. और इनकी फंडामेंटल स्ट्रक्चर कैसी होती है? इनके सेंटर में तो होता है फॉस्फोलिपिड का बायलेयर और दोनों तरफ होता है बच्चों प्रोटीन्स, और प्रोटीन्स के बाहर की तरफ कुछ एडिशनल ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स भी ऐड हो जाते हैं और ये मिलकर ग्लाइकोकैलिक्स बनाते हैं. इसका मीनिंग भी आपको बताएंगे. लेकिन रॉबर्टसन का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल इज लेस और मोर एक्सेप्टेड बिकॉज at least the biotic membranes are same. बायोटिक मेम्ब्रेन में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है. बायोटिक मेम्ब्रेन कम या ज्यादा एक जैसी ही होती है. यस, ख्वाहिश, समझ आ रहा है? कुछ Yes, पूछो sir. बच्चों. क्लियर है? देव, ओजस्वी, ख्वाहिश, खुशी, कुछ पूछो बच्चों. चलिए आगे एक्सप्लेन करते हैं. ये नोट कर लीजिए.
Done. हो गया बच्चों? हो ही गया होगा। ये इरेज कर दें, हटा दें? Yes, sir. Okay. One is sandwich model of membrane proposed by Daniel and Davison. According to sandwich model, membranes are composed of three layers. Composed of three layers, and it is called as trilamellar. 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 Outer and inner protein and in middle lipoprotein. Middle phospholipid, not lipoprotein. Middle phospholipid. And this is also known as PLLP model. This is also called PLLP model. And the approx thickness of membrane is 75 angstrom. Why the name sandwich is coined here? सैंडविच नाम क्यों दिया गया है? बता सकते हैं बच्चों? Sir, because the inner layer is packed by a layer on outer side and inner side. Exactly. But again, this is not accepted. Reason, in between phospholipid molecules, proteins are not explained. बाकी सब सही है. ये again क्या है? Outer protein. Middle phospholipid bilayer. वो ऐसे मतलब डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, उसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है.
और ये फॉस्फोलिपिड बायलेयर और ये अंदर हो गया बच्चों इनर प्रोटीन लेयर। and the total thickness mentioned is 75 angstrom. ड्रॉ करिए बच्चों, दिस इज सैंडविच मॉडल। सेम है, बस उसमें एक तो ग्लाइकोकैलिक्स एक्सप्लेन नहीं किया था और बाकी वो है सैंडविच मॉडल नेम दिया रॉबर्टसन। यूनिट मेम्ब्रेन उन्होंने बताया कि एडिशनल की बायोटिक मेम्ब्रेन दुनिया की सभी एक जैसी होती है और इन्होंने ये सब थोड़ा अलग बताया, इतना डिफरेंस। डन।
You can come.
सुनील जी, चलिए देखिए। So your voice is not coming. Are you finding this is phospholipid? फॉस्फोलिपिड ऐसा लग रहा है बच्चों सभी लोगों को? यस नो, चलिए कोई बात नहीं। इसमें क्या प्लॉट कर रहे हैं? प्रोटीन्स के आइसबर्ग्स प्लॉट कर रहे हैं। समटाइम्स सम आर टेकिंग लाइक द मेम्ब्रेन्स आर लाइक थिक शुगर सॉल्यूशन इन विच गुलाब जामुन आर प्लॉटिंग। तो वो गुलाब जामुन प्लॉट करे या फिर ये प्रोटीन प्लॉट करे, एक ही बात है। और इसमें ये है इनर एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, प्रोटीन्स विच आर proteins which are confined to outer or inner periphery are called as inner or outer, mean extrinsic protein on outer side or extrinsic protein on inner side. Are you getting this thing कि अंदर की तरफ भी प्रोटीन हो सकते हैं और बाहर की तरफ भी हो सकते हैं? तो ये कौन से आउटर एक्सट्रिंसिक और इनर एक्सट्रिंसिक? आउटर एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स। और ये वाले प्रोटीन्स कौन से हैं? इनर एक्सट्रिंसिक। and in between this protein layer is, this protein part is intrinsic protein. What is special in fluid mosaic model? According to fluid mosaic model, additional protein, intrinsic proteins are also present. Otherwise the earlier model were with only extrinsic protein, outer और inner side पे protein बताते थे, intrinsic protein नहीं बताते थे। तो यहाँ पर ये intrinsic protein present होते हैं स्पेशली, ये एक important बात है। Are you getting this meaning of intrinsic protein present and all? समझ आ रहा है बच्चों? Yes, sir. So we can add this point. According to fluid mosaic model, proteins are not only confined to outer and inner surface of membrane, even are present in between phospholipid bilayer. And make lipid layer discontinuous. लिपिड लेयर डिसकॉन्टिन्यूअस। बात समझ गए बच्चों? तो लिपिड लेयर को ये डिसकॉन्टिन्यूअस बना देते हैं, ये याद रखना बच्चों। एंड इंट्रिंसिक प्रोटीन एक्ट एज चैनल प्रोटीन और टनल प्रोटीन। दे कैन लाइक बाहर से कोई भी मटेरियल इन एंटर करना है तो देयर आर स्पेशल टाइप ऑफ चैनल्स। इवन साइंटिस्ट हैव एक्सप्लोर्ड सम पर्टिकुलर चैनल्स पार्टिसिपेटिंग इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। लाइक अगर हम बात करते हैं तो sodium and potassium channels are common for transmission of sodium, potassium or certain type of animal membrane etc. तो ये इससे एक clarity आया कि how the membrane is selectively permeable, because there should be some selective thing, there should be some particular component of membrane which can select the things. This is intrinsic protein acting as channel membrane or tunnel membrane or tunnel protein. तो
can write here intrinsic protein acts as channel or tunnel protein. And it facilitates selective permeability of membrane. मेम्ब्रेन की सेलेक्टिव परमेबिलिटी को भी कंट्रोल करता है ये आपका इंट्रिंसिक प्रोटीन। ये ग्लाइकोप्रोटीन्स बचे, ग्लाइकोप्रोटीन्स। और ऐसे ही ये क्या है, ग्लाइकोलिपिड्स। ये क्या हो गए, ग्लाइकोलिपिड्स। इन मेम्ब्रेन, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, इन मेम्ब्रेन glycolipids and glycoproteins collectively constitute glycocalyx. What is the function of glycocalyx? Glycocalyx helps in making of interaction between two. Glycocalyx का मेजर काम क्या है कि जब कभी सेल टू सेल फ्यूजन हो रहा है या क्लम्पिंग हो रही है या कुछ भी ऐसा हो रहा है तो उसमें ये क्या करते हैं, एग्रीगेशन के लिए आइडेंटिफिकेशन सेंटर है। लाइक ड्यूरिंग गेमेटिक फ्यूजन, गेमेटिक या शुगर, ये शुगर, कोलेस्ट्रॉल वो फॉस्फोलिपिड है, बीच में यहाँ पर थोड़ा थोड़ा यहाँ कोलेस्ट्रॉल भी गिवन होगा, ये तो कोलेस्ट्रॉल भी लिख सकते हैं, वो भी लिपिड है, काइंड ऑफ लिपिड है कोलेस्ट्रॉल, ये भी लिपिड है। एंड ड्यूरिंग गेमेटिक फ्यूजन ग्लाइकोकैलिक्स facilitates right fusion. What is the meaning of right fusion? मतलब इंटरस्पेसिफिक जो भी सेम स्पीशी के मेंबर है वही फ्यूज हो, ये कौन एश्योर करता है, ग्लाइकोकैलिक्स। तो बच्चों आज के लिए आप फ्लूइड मोज़ेक मॉडल तक पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करते हैं। सर वेट फॉर, वो यस विजिबल नहीं है पूरा, आप इसको अब विजिबल है या, चलिए मैं थोड़ा इसको now I think visible. सर हाँ बोलो। सर जो Yes. 18 से ऑफलाइन क्लासेस हो रही है ना, उसकी टाइमिंग क्या रहेगी? इवनिंग 4 to 7। ओके सर। और अभी बिगनिंग में 4 डेज के लिए बुलाएंगे आपको, तो आप लोग अगर अपना टाइमिंग वगैरह सेट करके कर सकते हैं तो फॉर 4 डेज यू कैन कम फ्रॉम 18 को प्रोबेबली मंडे को तो आप लोगों के बैच की छुट्टी रखिए, ट्यूसडे से स्टार्ट होगी आपकी क्लासेस, तो ट्यूसडे से लेकर 4 to 5 डेज। ठीक है बच्चे, तो आर यू कंफर्टेबल विद 4 to 7 और इज देयर एनी प्रॉब्लम विद 4 to 7? नहीं सर, ठीक है इवनिंग में।
तो यू विल स्टे हियर लाइक यहाँ जयपुर में, या फिर अप डाउन करोगे, जाओगे आओगे? सर वो अभी देख रहे हैं हम लोग। चलो तो कोई बात नहीं। और इवन कुछ डेज में आप मॉर्निंग में भी मतलब आ सकते हैं, तो वो सब प्रॉब्लम नहीं है। शेड्यूल टाइमिंग इवनिंग की रहेगी, बट यू कैन कम इन मॉर्निंग वेल फॉर योर सेल्फ स्टडी एंड ऑल, लाइब्रेरी के लिए और